हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीबीएम के यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2, जिनका सेशन 23 से 27 है, जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है। उनके मेजर पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया गया है, जाके आप चैनल पर देखिए तो सब कुछ आपका क्वेश्चन जो है पूरा करा दिया गया है। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है और एक दो वो भी करा दिया जाएगा, फिर आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन लिखा है, काट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की विवेचना करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आज हम लोग इसी क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो बढ़िया से आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले, हम भी वीडियो बनाने में मेहनत करें और भी ज़्यादा आप लोग के लिए। और भी आप लोग के लिए बहुत सारा चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, कई सारे किताब से आप लोग के क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो बनता है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लिखा है, काट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की विवेचना करें। ठीक है, आज इसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे काट प्रदेश होता क्या है। अगर बोलचाल का भाषा में ऐसे समझा जाए तो काट प्रदेश एक भूभाग होता है जहाँ पर क्या होता है ना कि जो घुलनशील चट्टान होता है, जैसे चूना पत्थर वगैरह जो होता है, चूना पत्थर का जो चट्टान होता है, उसके अंदर अंदर क्या होता है कि जो पानी होता है वो भूमिगत जल, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भूमि के अंदर से जल जाता है तो उसके कारण बहुत सारा आकृति बन जाता है। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है कि आकृति बन जाता है, स्थल रूप हो जाता है। उसी को जो आकृति बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं काट प्रदेश। आज इसी को हम लोग समझेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं और किस किस प्रकार के ये आकृति बन सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि भूमिगत जल का कार्य अन्नछादन के अन्य साधनों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण एवं मंद गति से होता है। क्या बोला जा रहा है कि जो भूमिगत जल का कार्य है वो अन्नछादन के अन्य साधनों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण एवं मंद गति से होता है। भूमिगत जल चूने के प्रदेशों में ही सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली कार्य करता है। वही बोला जा रहा है कि जहाँ पर चूना प्रदेश है वहाँ पर इस तरह का जो काट क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा इस तरह का स्थलाकृति दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है कि एवं इससे विभिन्न आकृतियों का निर्माण भी होता है जो निम्नलिखित है। कई प्रकार के जो आकृति बनते हैं वो निम्नलिखित है, अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आकृति वो है लेपिज। अब लेपिज किसको बोलते हैं, इसका आकार क्या होता है, किस तरह से ये बनता है, वो यहाँ पर लिखा है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि चूने के प्रदेशों में बनी जाए एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। क्या बोला जा रहा है कि चूने का प्रदेश है वहां पर बना हुआ एक विशेष प्रकार की आकृति है। लेपिज एक फ्रांसीसी भाषा है। ये जो लेपिज है वो एक फ्रांसीसी भाषा है। सर्वप्रथम जल चूना प्रदेश क्षेत्रों के धरातल में रंध्रों द्वारा पहुंचता है। मान लीजिए कि ये कोई जमीन है, किसी विशेष क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा धरती है। जहाँ पर चूना क्षेत्र है तो यहाँ पर छेद है, अगर छिद्र है कहीं पर तो क्या होगा कि जल जो है पहले छिद्र में से अंदर जाएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। लिखा है कि सर्वप्रथम जल चूना प्रदेश क्षेत्रों के धरातल में रंध्रों द्वारा पहुंचता है और बार बार यही क्रिया होने के कारण कांटे जैसी नुकीली आकृति बन जाती है, जिसे लेपिज कहा जाता है। क्या होगा कि अगर यहाँ से पानी बार बार छेद में जाएगा तो ये जो पानी है वो जमीन के नीचे चला जाएगा और कुछ कुछ जमीन जो इस तरह से नुकीली नुकीली बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आकृति है, ये जो संरचना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेपिज। यही लेपिज कहलाता है। आगे हम लोग समझेंगे और क्या क्या आकृति बनता है। आपका जो दूसरा है वो है घोल रंध्र। क्या होता है समझेंगे। लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूने के प्रदेश में धरातल के ऊपर भ्रमण करता है। जब वर्षा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है वो जल, तो क्या होता है जब चूने के प्रदेश में वो धरातल के ऊपर भ्रमण करता है, जब बहता है तो सक्रिय कार्य के कारण छोटे छोटे घोल रंध्र को जन्म देता है। यही जो कार्य हो रहा है, जो धरती पर जल जो बह रहा है, उसके कारण क्या है कि छोटा छोटा जो छेद होगा, छोटा छोटा रंध्र जो होगा उसको जन्म देगा और बाद में यही प्रक्रिया लगातार होने से छिद्र बड़े होकर घोल रंध्र का रूप ले लेती है। बाद में यही जो छेद है वो बड़ा होकर क्या होता है, घोल रंध्र का रूप ले लेता है। बोला जा रहा है कि यह लेपिज बनी क्षेत्रों में अधिक पनपती है। जहाँ पर ये लेपिज बना है, जहाँ पर क्या है कि जब छोटे छोटे छेदों में से पानी जा रहा था और लेपिज बन जा रहा था, उस तरह का जो क्षेत्र है वहां पर जो आपका घोल रंध्र ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, विलय रंध्र। समझेंगे। लिखा है कि विलय रंध्र घोल रंध्र का ही बड़ा आकार है। ये जो विलय रंध्र है वो इसी का
इसी का बड़ा रूप है, ठीक है, बड़ा आकार है। वर्षा जल बार बार तेजी से अपनी क्रिया करता है तो एक लंबे समय के बाद एक विशिष्ट प्रकार की आकृति बनती है। जब वर्षा जल बार बार लगातार एक ही काम को करता है तो क्या होता है कि इससे एक विशेष प्रकार का आकृति बन जाता है जिसे विलेरंध्र कहते हैं, उसी को विलेरंध्र कहा जाता है। या इतने बड़े होते हैं कि इनमें नदी में बहने वाले समस्त जल समाविष्ट हो जाए। और जो विलेरंध्र है इसको छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर एक नदी है तो अगर नदी अगर इस विलेरंध्र में आ गया तो पूरा का पूरा जो जल है वो इस छेद में समा जाएगा, इस रंध्र में समा जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा ये आकृति होता है। फिर आपका है चौथा डोलाइन। क्या होता है समझेंगे। लिखा है कि यह आकृति बेलनाकार एवं कीपाकार में पाई जाती है। ये जो डोलाइन है ये किस आकार का होता है, इसका जो आकृति है वो बेलनाकार होता है या फिर कीपाकार में पाया जाता है। इसकी आकृति पर वनस्पतिक भागों का काफी प्रभाव पड़ता है। इसका जो आकृति उसमें वनस्पति का जो है काफी प्रभाव पड़ता है, वनस्पति भाग का। कैसे, तो अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में यह छिछले चौड़े गोल वाले होते हैं। जहाँ पर ज्यादा वनस्पति पाया जाता है वहां पर कैसे होते हैं, तो छिछले होता है, चौड़ा या फिर गोल आकृति का होता है। तथा बिना वनस्पति वाले क्षेत्रों में खड़े ढाल वाले होते हैं। जहाँ पर वनस्पति ज्यादा है वहां पर छिछला होगा, गोल होगा, चौड़ा होगा। लेकिन जहाँ पर वनस्पति कम है वहां पर ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे वनस्पति कम है तो सीधा आएगा, लेकिन वनस्पति ज्यादा है तो ऐसे ऐसे अगर वनस्पति है तो यहाँ पर मुड़ मुड़ जाएगा। तो इस तरह से बताया जा रहा है। आगे कि यह 30 से 40 फीट चौड़ी तथा 6 से 75 फीट गहरी होती है। विशेष परिस्थिति में इनकी मापें विभिन्न होती है। एक मोटा मोटी बात कर रहा है कि यहाँ ये जो आकृति है इसका 30 से 40 फीट चौड़ा होता है और 6 से 75 फीट गहरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो वहां पर इसका जो माप है वो कम ज्यादा हो सकता है। पांचवा जो है युवालाज। इनका दूसरा नाम शकुंड भी है, इसी को शकुंड भी बोलते हैं। चूने के प्रदेशों में कई डोलाइन फूट फूट कर जब आपस में मिल जाते हैं। जब चूना प्रदेश में कई डोलाइन क्या होता है अभी हमने पीछे बात किया, तो वही जब टूट फूट के जब बड़ा हो जाता है, आपस में जब मिल जाता है, तब बहुत बड़े आकार में एक विस्तृत गड्ढे का निर्माण होता है। इसी को युवालाज कहते हैं। जब सारा जो डोलाइन है वो आपका टूट फूट के क्या होगा कि जब एक बड़ा रूप ले लेगा, ठीक है, मिल के एक बड़ा रूप ले लेगा तो उसी को हम लोग युवालाज बोलेंगे। डोलाइन में क्या था कि ये बेलनाकार था और कीपाकार आकृति का था, और जहाँ पर वनस्पति होता था वहाँ पर चौड़ा होता था, गोलाकार होता था इस तरह का, और जहाँ पर वनस्पति नहीं होता था वहाँ पर ये क्या है कि सीधा ढाल वाला होता था। तो वही जो आपका डोलाइन था, अलग अलग डोलाइन मिल के जब ये अलग अलग डोलाइन जब फूटता है, टूटता है और जब आपस में बड़ा मिल के बड़ा गड्ढा बनता है तो इसी को युवालाज कहते हैं। छठा में क्या है, घोल पटल। घोल पटल एक प्रकार की कढ़ाई जैसी आकृति है जो भूमि से आंतरिक भाग में भूमिगत जल के निरंतर कटाव द्वारा बनती है। क्या बताया जा रहा है कि जो घोल पटल है वो एक प्रकार की कढ़ाई जैसी आकृति है जो भूमि से आंतरिक भाग में, अंदर के भाग में जो है भूमिगत जल के निरंतर कटाव के द्वारा बनता है, ठीक है। यह एक प्रकार का डोलाइन का ही विस्तृत रूप है। बताया जा रहा है कि यह डोलाइन का ही, जिसमें हमने चौथा नंबर पर बात किया, यह डोलाइन का ही एक विस्तृत रूप है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे आपका 7वां नंबर पर है अंधी घाटियां। इसको अंधी घाटियां क्यों बोलते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है, समझेंगे। लिखा है कि चूने के प्रदेशों में यह एक विशिष्ट प्रकार की आकृति, चूने का जो प्रदेश उसमें एक विशिष्ट प्रकार की आकृति क्या है, अंधी घाटियां। इन प्रदेशों में धरातल पर बहने वाली नदियां डोलाइन आदि छिद्रों में प्रवेश कर जाती है। क्या बोला जा रहा है कि इन प्रदेशों में जो धरातल पर बहने वाली नदी है वो डोलाइन किसको बोलते हैं, वही जो बेलनाकार आकृति का था उसी को बोल रहा है कि वहां पर जो है नदी का जो पानी है वो छिद्रों में प्रवेश कर जाता है। तो आगे शेष नदी घाटियों शुष्क में पड़ी रहती है। जब जो सारा नदी का पानी है डोलाइन में चला जाएगा तो जो नदी घाटी वो शुष्क रूप में पड़ी रहती है, वो जो नदी घाटी वो शुष्क रह जाता है, ठीक है, वहां पर पानी खत्म हो जाता है। इन घाटियों में वर्षा का जल कभी कभी भर जाता है। तो ये जो घाटी है वहां पर कभी कभी जब वर्षा होता है तो भर जाता है, तथा यह जल सूखने पर यह स्वयं ही काफी भयानक लगने लगती है। और जब ये पानी, मान लेते हैं कि कोई गड्ढा में पानी भरा, फिर वहाँ का पानी जो है सूख गया, कहाँ चला गया, डोलाइन में चला गया, तो वहाँ का जो सूखा हुआ पानी है, अब जो पानी सूख गया तो वहाँ पर जो गड्ढा है वो भयानक लगता है देखने में। साथ ही इनमें अंधेरा छाया रहता है। साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो, क्योंकि जब जो डोलाइन बनता है वो जमीन के नीचे बनता है तो वहाँ पर अंधेरा रहता है, इसलिए इनको अंधी घाटियाँ कहते हैं। इसीलिए जो है इनको अंधी घाटियाँ कहते हैं। आपका 8वां नंबर क्या है, काष्ठ झीलें। ये कैसे बनता है, तो चूने के प्रदेशों में बनी हुई झीलें अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
चूने के प्रदेश में जो है बना हुआ झील जो है अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कास्ट झीलें का एक सुंदर उदाहरण यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत में झूला झूला झील है। एक झील है झूला झूला नाम करके जो है आपका यूएसए में, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण है कास्ट झील का ही। आगे बढ़ा जा रहा है कि यह 1871 में एक साधारण डोलाइन थी जो अंदर का छिद्र बंद होने से बना था। पहले जो है 1871 से पहले ये एक साधारण डोलाइन था जो क्या था कि जो अंदर का छेद है वो बंद हो गया था, इसके कारण वो डोलाइन बना था। आगे लिखा है कि लेकिन 20 वर्ष बाद जब इसके नीचे का छिद्र खुला तो संपूर्ण झील का जल अंदर समाविष्ट हो गया। लेकिन जब 1871 के 20 वर्ष बाद क्या हुआ कि जब वहाँ का जो छिद्र है डोलाइन का वो खुला और जो झील का जितना भी पानी था वो सब क्या हो गया, उसके अंदर समाविष्ट हो गया, सब उसके अंदर चला गया, समा गया। उसके बाद लिखा है कि शुरुआत में डोलाइन के छोटे छिद्र होते हैं जो बंद होते हैं, लेकिन जब ये छिद्र खुलता है तो कास्ट झीलों का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो कास्ट झील है वो डोलाइन जैसा होता है और जो बंद हो जाता है उसके बाद जब वहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन जब उसका छिद्र खुलता है और सारा पानी झील का चला जाता है नीचे तो उसी को कास्ट झील बोला जाता है। 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर है आपका प्राकृतिक पुल। ये भी एक आकृति समझते हैं क्या है। चूने के प्रदेशों में जब जल किसी अपर्दन क्रिया के द्वारा धरातल के नीचे चला जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जब चूने के प्रदेश में जल किसी अपर्दन क्रिया के द्वारा धरातल के नीचे चला जाता है और मजबूत चट्टानों को काटते हुए आगे निकल जाता है तो एक पुल जैसी आकृति बन जाती है, जैसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक जमीन है बहुत बड़ा और क्या हुआ कि जब अपर्दन के कारण क्या होगा कि यहाँ पर गड्ढा बनेगा इस जगह पे और जल जो है वो भूमिगत चला जाएगा, भूमि के नीचे चला जाएगा और इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जमीन जो है आपका पुल जैसा बन जाएगा, पुल जैसा ये बन गया। तो वही बात हो रहा है कि जो आपका प्राकृतिक पुल का जो बात हो रहा है इसी के बारे में बात हो रहा है। लिखा है कि चूने के प्रदेशों में जब किसी अपर्दन क्रिया के द्वारा धरातल के नीचे चला जाता है और मजबूत चट्टानों को काटते हुए आगे निकल जाता है तो एक पुल जैसी आकृति बन जाती है, जिसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। तो ये आपका इसी के बारे में बात हो रहा है। ये आपका ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि अगर बीबीएमके यूनिवर्सिटी के लिए बोले हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। जब भी आपका सिलेबस ऐसा होगा तो वो सब के लिए ये काम आने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।